Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you quick revision notes of chapter 13 that is photosynthesis in higher plants. तो आज हम आपको बायोलॉजी की क्लास 11th की चैप्टर 13 जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है उसकी क्विक रिवीजन नोट मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ये आज क्विक रिवीजन नोट्स क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 13 की जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है उसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, photosynthesis is a physiochemical process by which green plants use light energy to derive the synthesis of organic compounds. It is an enzyme regulated anabolic process. तो photosynthesis एक physiochemical process है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट जो है लाइट एनर्जी के द्वारा सिंथेसिस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। तो इसमें देखिए इक्वेशन दिया हुआ है कि 6CO2 प्लस 12H2O लाइट एनर्जी में ये C6H12O6 दैट मीन्स ग्लूकोज बनाता है और प्लस 6H2O और प्लस 6O2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल ये 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये ग्लूकोज फॉर्मेशन ही हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ and it is responsible for release of O2 in the atmosphere. फोटोसिंथेसिस जो होती है ये बेसिस लाइफ की होती है पृथ्वी पर, जो कि प्राइमरी सोर्स आपके फूड की है पृथ्वी पर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में। सेकंड पॉइंट, हमारी क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल, लाइट और CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। It occurs only in green part of leaves and in presence of light. ये green parts of leaves में होती है और ये light के presence में होती है। अब early experiment हम देखते हैं। तो जोसेफ प्रिस्ले in 1770 on the basis of his experiment showed the essential role of air in growth of green plants. A mouse kept in closed space could get suffocated and die, but if the mint plant is kept in the bell jar, neither candle will extinguish nor will the mouse die. So he concluded that foul air produced by animal is converted into pure air by plants. Priestley discovered oxygen gas in 1774. तो ये जोसेफ प्रिस्ले साहब ने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये दिखाया था कि जो जार के अंतर्गत ग्रीन प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है और इसमें ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस भी दिखाई गई है। एक चूहे को रख दिया गया था जार में जो कि क्लोज स्पेस में, वो सफोकेटेड हो गया था और डाई हो गया बेल जार के अंतर्गत जिसमें कैंडल लगाई गई थी। कहने का मतलब हुआ कि CO2 जब प्रोड्यूस होती है और कोई भी एनिमल ऑक्सीजन इनहेल करता है तो उसमें ऑक्सीजन की लैक मतलब कमी होने की वजह से माउस डाई हो गया था। और जब उसके अंतर्गत उन्होंने एक मिंट प्लांट को प्लेस किया कैंडल बर्न करने के बावजूद भी, तो वो माउस जो है लिविंग रह गया। इस क्रिया से, इस एक्टिविटी से और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यही शो किया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, जूलियस वॉन सैक्स in 1854 shows that green part of plant produce glucose which is stored as starch
Starch is the first visible product of photosynthesis. Julius von Sachs ने 1854 में ये दिखाया कि ग्रीन पार्ट प्लांट की जो है ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है जो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है और स्टार्च ही पहली विजिबल प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की। अब टी जो डब्ल्यू एंगलमैन ये 1843 से 1909 यूज प्रिज्म टू स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड देन illuminated cladophora and algae placed in the suspension of aerobic bacteria। ये एंगलमैन ने भी प्रिज्म के द्वारा ये चीज दिखाया कि लाइट जो है ये अलग अलग कंपोनेंट में इल्यूमिनेटेड होती है और क्लैडोफोरा प्लेस्ड कर दिया गया सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के रूप में। तो ही फाउंडेड दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन ब्लू एंड रेड लाइट। उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है ब्लू और रेड लाइट में ऑन द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, उस स्प्लिट स्पेक्ट्रम में। ही दस डिस्कवर्ड दैट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अलग अलग वेवलेंथ जो अलग अलग लाइट की होती है फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है और वो कैसे प्रभाव डालती है। कॉर्नेलियस वैन नेल जो 1897 से 1985 में ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज द पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया shows the photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen from the ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 टू फॉर्म शुगर। ये कॉर्नेलियस वैन नेल ने इस आधार पर स्टडी किया कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंतर्गत हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में रिड्यूस करके CO2 फॉर्म करता है शुगर के रूप में। जो रिएक्शंस यहाँ दिया हुआ है 2H2A प्लस CO2 ये लाइट में 2A प्लस CH2O प्लस H2O यूज होती है। अब इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया when H2S instead of H2O was used as hydrogen donor, no O2 was evolved। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंतर्गत जब हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन वाटर की प्लेस पर यूज किया गया तो इसमें देखा गया कि O2 इवॉल्व नहीं होती है। He inferred that O2 evolved by green plants comes from H2O, यानी कि ये उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट्स में जो कि H2O फॉर्म करती है, नॉट फ्रॉम CO2 एज थॉट अर्लियर। CO2 से नहीं होती है। अब वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो पहला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स विच फंक्शन एज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रोफ्स। यानी क्लोरोप्लास्ट जो होती है जो ग्रीन प्लास्टिड्स होती है ये फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस के साइट में यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रोफ्स में। तो इंस्टीड द लीव्स क्लोरोप्लास्ट इज जनरली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स अलोंग देयर वॉल्स। केवल लीफ में ही नहीं क्लोरोप्लास्ट जो है जनरली मेसोफिल सेल्स के अंतर्गत प्रेजेंट होती है इन देयर सेल वॉल्स, सेल वॉल में। तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। यानी क्लोरोप्लास्ट में जो है मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट होती है ग्रेना के रूप में द स्ट्रोमा, लैमेली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। ये तीनों के रूप में प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि यह फिगर में दिखाई गई है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये स्टोमेटल लैमेली दिखाया गया है, ये ग्रेना है और ये स्ट्रोमा है और ये राइबोसोम्स, ये स्टार्च ग्रेन्यूल की फॉर्मेशन है, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है। तो ये आपको दिखाया गया है क्लोरोफिल के अंतर्गत। अब देखिए द मेम्ब्रेन सिस्टम is responsible for synthesizing light energy for the synthesis of ATP and NADPH in stroma enzymatic reactions incorporate CO2 in plants leading to synthesis of sugar। membrane system में responsible होती है synthesizing light energy के लिए जो synthesis करती है ATP और NADPH। ये stroma enzymatic reactions incorporate होती है CO2 के द्वारा इन प्लांट्स लीडिंग द सिंथेसिस ऑफ शुगर, जबकि शुगर की सिंथेसिस होती है। द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ग्रेना
to synthesis ATP and NADPH is called light reactions। यानी वो रिएक्शंस जिसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है ग्रेना के द्वारा और ये सिंथेसिस करती है ATP और NADPH को, उसे हम लाइट रिएक्शंस बोलते हैं। द लेटर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच CO2 इज रिड्यूस्ड टू शुगर, और बाद में जो फोटोसिंथेसिस की पार्ट होती है उसमें CO2 रिड्यूस हो जाती है शुगर में, और लाइट इज नॉट नेसेसरी एंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, और लाइट उसमें आवश्यक नहीं होती है, उसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यहाँ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स आर एज फॉलोज। फोटोग्राफिक लीफ पिगमेंट जो है ये नीचे दिए गए हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये देखिए, ये आपको क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन से क्लोरोफिल को दिखाई गई है। ये क्लोरोफिल बी, ये येलो ग्रीन होती है। फिर ये जैंथोफिल, ये येलो होती है, और कैरोटिनॉइड्स ये येलो और येलो ऑरेंज होती है। इन कलर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को शो किया जाता है। यहाँ देखिए ग्राफ में आपको दिखाया गया, ये क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटिनॉइड्स है, ये क्लोरोफिल ए है। अब यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए occurs in blue and red region having higher rate of photosynthesis। यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए के द्वारा जो होती है ब्लू और रेड रीजन में, ये सबसे ज्यादा रेट होती है फोटोसिंथेसिस की। सो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, इसीलिए क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अदर thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called accessory pigments। इसके बाद क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटिनॉइड, इन सबको accessory pigment बोला जाता है। that absorb light and transfer energy to chlorophyll A, ये लाइट एब्जॉर्ब करके और एनर्जी ट्रांसफर करती है क्लोरोफिल ए को, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और इसे फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। अब हम आते हैं लाइट रिएक्शंस में। लाइट रिएक्शन, पहली पॉइंट है लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स, ये फोटोकेमिकल फेज कहलाती है, ये इंक्लूड होती है पहली पॉइंट लाइट एब्जॉर्प्शन में, दूसरी वाटर स्प्लिटिंग में, तीसरी ऑक्सीजन रिलीज में, और चौथी फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP एंड NADPH, ये चार में काम करती है लाइट रिएक्शंस, जिसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स आते हैं। तो आइए अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट LHC, ये पिगमेंट ऑर्गेनाइज होती है 2 डिस्क्रीट में, जिसे LHC बोला जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड में पाई जाती है। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स of pigments molecules containing all pigment except single chlorophyll A molecules in each PS। LHC जो है ये बनती है 100 pigments molecules की, containing होती है सारे pigments except single chlorophyll A के अलावा molecules in PS photosynthetic state में। तो ये यहाँ दिखाई गई है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये फोटोन्स हैं, और ये रिएक्शन सेंटर कहलाती है, और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पिगमेंट इन सिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट को एब्जॉर्ब करती है। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मेक रिएक्शन सेंटर, और सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन सेंटर बनाती है। इन PS1 रिएक्शन सेंटर हैज हाईएस्ट पीक एट 700 nm। तो PS1 में रिएक्शन सेंटर हाईएस्ट पीक बनाती है जो 700 nm, हैंस कॉल्ड P700, इसीलिए इसे P700 बोला जाता है। एज PS सेकेंड रिएक्शन सेंटर हैज हाईएस्ट पीक 680 nm, सो कॉल्ड P680। अब PS सेकेंड रिएक्शन सेंटर में हाईएस्ट पीक 680 nm जाती है, जिसे P680 बोला जाता है। अब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, reaction center of photosystem second absorbs light of 680 nm in red region and causing electron to become excited। यानी रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम सेकेंड में एब्जॉर्ब लाइट करती है 680 नैनोमीटर इन रेड रीजन में, और ये
कॉज करती है इलेक्ट्रॉन को बिकम एक्साइटेड, ये एक्साइटेड कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिक्ड अप कर ली जाती है, विच पासेस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो पास करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स, ये साइटोक्रोम जिसमें पाई जाती है। यहाँ फिगर में सारी डिटेल दी हुई है, ये हमने डिटेल्ड स्टडी प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है। हम आते हैं इलेक्ट्रॉन आर पास डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन इन द पिगमेंट ऑफ पीएस फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन जो है पास आउट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसके बाद पीएस फर्स्ट में। तो इलेक्ट्रॉन इन पीएस फर्स्ट also get excited due to the light of wavelength 700 nm, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो जाती है PS1 में, ये एक्साइटेड हो करके जो लाइट की वेवलेंथ 700 nm होती है, एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांसफर हो जाती है एक ग्रेट रेडॉक्स पोटेंशियल, एक ग्रेट रेडॉक्स पोटेंशियल के रूप में। अब व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस इन डाउनहिल डायरेक्शंस, जब इलेक्ट्रॉन पास होती है डाउनहिल डायरेक्शन में, एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस द एडीपी टू एटीपी, ये रिड्यूस कर देती है एडीपी को एटीपी में, एंड एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच में। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड स्कीम, और ये पूरी स्कीम जो है जेड स्कीम कहलाती है ड्यू टू इट्स शेप्स, इसकी शेप्स के आधार पर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ऑफ पीएस सेकेंड। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटोलाइसिस में वाटर रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, जो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को पीएस सेकेंड में, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दरमियान। तो यहाँ देखिए 2s2 प्लस 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे। तो देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत पहला पॉइंट है, इट इज प्रीफर्ड बाय द फोटो सिस्टम 1 इंडिपेंडेंटली, ये प्रीफर करी जाती है फोटो सिस्टम 1 के द्वारा स्वतंत्र रूप से। सेकंड है, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यक नहीं होती है। तीसरी होती है, इट सिंथेसाइज ओनली एटीपी, ये केवल एटीपी सिंथेसाइज करती है। चौथी पॉइंट है, इट अकर्स ओनली स्ट्रोमल और इंटीग्रेनल थाइलाकोइड्स, ये केवल स्ट्रोमल और इंटीग्रेनल थाइलाकोइड्स में पाई जाती है। अब आइए हम आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो इसमें पहला पॉइंट है, इट इज परफॉर्म्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, ये परफॉर्म होते हैं कोलैबोरेशन से दोनों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में। द प्रोसेस रिक्वायर्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता होती है। तीसरी है, इट सिंथेसाइज एटीपी एंड एनएडीपीएच बोथ, तो इसमें एटीपी और एनएडीएच की दोनों की सिंथेसाइज होती है। इट अकर्स इन ग्रैनल थाइलाकोइड ओनली, ये केवल ग्रैनल थाइलाकोइड में होती है। तो ये डिफरेंस थी दोनों के बीच में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो आइए हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन में आते हैं। तो दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय माइकल इन 1961, ये माइकल के द्वारा 1961 में हाइपोथेसिस दिया गया था। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो एटीपी सिंथेसिस लिंक्ड होती है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड और माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रॉस होती है। द प्रोसेस दैट कॉज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज, अब ये प्रोसेस जो कि डेवलपमेंट होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको हम देखते हैं, ये फिगर में दी हुई है। अब इसकी पॉइंट्स हम इलस्ट्रेट करते हैं। तो पहला पॉइंट, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकर्स इनसाइड द थाइलाकोइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इनसाइड द थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के अंतर्गत होती है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है या प्रोटॉन प्रोड्यूस करती है। एज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द फोटोसिंथेसिस, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन because primary acceptor of electron is located towards the outer side of membrane। इलेक्ट्रॉन जो पास करती है फोटोसिंथेसिस से, प्रोटॉन जो है ट्रांसपोर्ट होती है मेम्ब्रेन के द्वारा,
क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की लोकेटेड होती है आउटर साइड मेम्ब्रेन की। तीसरा पॉइंट है द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है ये स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन की लोकेटेड होती है। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PSI। ये इलेक्ट्रॉन्स आती है एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की PSI से। अ प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। ये प्रोटॉन जो है नेसेसरी होती है NADP प्लस की रिडक्शन के लिए टू NADP प्लस H प्लस, जो NADP को अलग और H प्लस को अलग कर देती है। These protons are also removed from stroma। ये प्रोटॉन्स रिमूव हो जाती है स्ट्रोमा से। This creates proton gradient across the thylakoid membrane। ये क्रिएट करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट को थैलेकॉइड के अक्रॉस along the pH in the lumen, और ये pH ल्यूमेन के अलोंग करती है। अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं, तो ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। ग्रेडियंट जो है ब्रोकन डाउन हो जाती है प्रोटॉन की मूवमेंट के कारण अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस टू द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के द्वारा थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का ऑफ F0 ऑफ ATP पेज, ये F0 से AT पेज में होती है। तो ऑन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन। ये उस पार्ट में होती है जहाँ एंजाइम इम्बेडेड होती है मेम्ब्रेन में टू फॉर्म ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनती है। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड F1, और दूसरी पोर्शन F1 कहलाती है। दैट प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड, जो आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड में होती है मेम्ब्रेन में, विच मेक्स द एनर्जी पैक्ड ATP, जिसमें एनर्जी पैक्ड ATP बनाती है। अब नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, ADP एंड NADPH प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इमीडिएटली टू फिक्स CO2 टू फॉर्म शुगर। ATP और NADPH प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, जो यूज होती है इमीडिएटली CO2 को फिक्स करने के लिए शुगर से। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस यूज्ड टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोडक्ट होती है लाइट रिएक्शंस की, जो यूज करी जाती है इस प्रोसेस को डिराइव करने के लिए, जिसमें सिंथेसिस होती है शुगर की, इसे हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब हम देखते हैं केल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, और रिडक्टिव पेंटोस शुगर फॉस्फेट पाथवेज भी बोलते हैं। अब मेल्विन, केल्विन, बेंसन एंड देयर कॉलीग्स यूज्ड रेडियोएक्टिव 14C एंड क्लोरीला एंड सैनडेन्समस algae discovered that first CO2 fixation produced a 3-carbon organic compound, that is 3-phosphoglyceric acids or PGA. So later on the new compound was discovered which contained 4 carbon called oxaloacetic acid AAO. On the basis of number of carbon atoms in first stable product, they are named C3 and C4 पाथवे। तो ये मेल्विन केल्विन ने ये केल्विन साइकिल के बारे में बताया है, जो कि C3 और C4 पाथवे से पास होती है। केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द 3 स्टेजेस। केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब करी जाती है। ये पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन एंड तीसरा रीजनरेशन। तो आइए हम कार्बोक्सिलेशन देखते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू 3-phosphoglyceric एसिड्स। कार्बोक्सिलेशन जो है ये CO2 की फिक्सेशन होती है इसमें 3-phosphoglyceric एसिड के रूप में, जिसे 3-PGA बोला जाता है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, यानी ये RUBISCO से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो RUBP कार्बोक्सिलेज बोला जाता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA, जहाँ 3-PGA का 2 मॉलिक्यूल बनती है। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन इज सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन हम उस सीरीज को बोलते हैं जहाँ की ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिडक्शन। रिडक्शन के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 1 मॉलिक्यूल CO2 की। 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये 6 टर्न होती है साइकिल की, जिससे कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की रिमूव होती है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पाथवेज।
इस पाथवे से। तीसरी होती है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इज द जनरेशन ऑफ आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल। रीजनरेशन के अंतर्गत आरयूबीपी की जनरेशन होती है ये कंटिन्यूअस साइकिल में के लिए। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी कार्बन साइकिल दिखाई गई है, जिसको मैं पहले भी इलस्ट्रेट कर दिया हूँ इसकी फुल वीडियोस में। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ जाकर के आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। अब ये फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH is required। यानी हर CO2 मॉलिक्यूल की एंटरिंग करती है जब C3 साइकिल में, तो ATP की 2 मॉलिक्यूल और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। टू मेक 1 molecule of glucose 6 turn in the cycle is completed, so total energy molecule required is। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को 6 टर्न साइकिल की कंप्लीट होने के बाद होती है, जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखिए हम दिखाते हैं। इन यानी कि इस साइकिल में जो आती है 6 CO2 आती है, 18 ATP का यूज होता है, 12 NADPH होती है। जबकि आउट होती है इससे 1 ग्लूकोज और 18 ADP और 12 NADP। अब C4 पाथवेज हम देखते हैं। C4 पाथवेज को हैच-स्लेक पाथवेज भी बोलते हैं। तो दिस पाथवेज वाज वर्कड आउट बाय द हैच एंड स्लेक 1965 से 1967। ये 1965 और 1967 में हैच और स्लेक के द्वारा ये पाथवे प्रपोज किया गया था। मेनली ऑपरेशनल इन प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक मेज, शुगर कैन, सोरगम एटसेट्रा। ये पाथवेज यूज होती है मेनली आपको ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ मेज, शुगर कैन और सोरगम वगैरह प्रोड्यूस होती है, उसमें C4 पाथवेज देखी जाती है। इन दिस पाथवेज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सो कॉल्ड एज C4 पाथवे। इस पाथवे में पहले स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड की ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होती है, इसीलिए इसे C4 पाथवेज बोलते हैं। तो C4 प्लांट हैव क्रेंच एनाटॉमी। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल सीड सेल अरेंज्ड इन रीड लाइक मैनर। यानी C4 पाथवेज के जो प्लांट होते हैं उसमें वैस्कुलर बंडल सराउंडेड होती है बंडल सीड से और सेल अरेंज होती है रीड लाइक मैनर में। अब कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है, और थिक वॉल्ड इम्परवियस टू गैस। इसमें थिक वॉल होती है जो कि गैस के इम्परवियस करती है, एंड एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फेनोल पाइरुवेट होती है, present in mesophyll cells and enzyme involved in PEP carboxylase। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होती है 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, जिसको फॉस्फेनोल पाइरुवेट बोला जाता है, ये प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स में, और एंजाइम इन्वॉल्व जो होती है वो PEP कार्बोक्सिलेज में। अब OAA फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल्स एंड फ्रॉम 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड विच इज ट्रांसफर्ड टू बंडल सीड सेल। OAA फॉर्म होती है मेसोफिल सेल्स में, जो 4 कार्बन कंपाउंड की मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ट्रांसफर करी जाती है बंडल सीड सेल्स में। इन बंडल सीड सेल्स इट इज ब्रोकन इनटू CO2। बंडल सीड सेल्स में ये CO2 में ब्रोकन हो जाती है, एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में the 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज रिटर्न टू बैक मेसोफिल सेल्स। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है फिर वापस आ जाती है मेसोफिल सेल्स में टू फॉर्म PEP। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है द CO2 मॉलिक्यूल रिलीज इन बंडल सीड सेल एंटर्स द केल्विन साइकिल। CO2 रिलीज जो होती है ये बंडल सीड सेल्स में वो एंटर करती है केल्विन साइकिल में, where enzyme RuBisCO is present that forms sugar। जहाँ एंजाइम RuBisCO प्रेजेंट होती है वो शुगर फॉर्म करती है। ये फिगर में हमें दिखाई गई। अब हम फोटो रेस्पिरेशन में आते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन इट इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑफ RuBP। ये लाइट डिपेंड रिएक्शन होती है ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्लांट के द्वारा। ये फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो रेस्पिरेशन ये डिक्रीज करती है फोटोसिंथेसिस के रेट को। व्हेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड
फ्रॉम 2 to 3% to 21%। जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है 2 से 3% से लेकर 21% तक। अ प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द बाइंडिंग ऑफ RuBIS-CO एंजाइम विद O2 टू फॉर्म। ये लाइट एनर्जी के अंतर्गत हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की रिजल्ट यानी बनती है। ये बाइंडिंग आप जोड़ने से RuBIS-CO एंजाइम की विद O2 टू फॉर्म, जहां O2 बनती है। अब यहाँ देखिए RuBIS-CO प्लस O2 ये PGA प्लस फॉस्फोग्लिसरेट, RuBIS-CO प्लस O2 ये PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बनाती है। दिस पाथवे इन्वॉल्व क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अकर्स इन C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है C4 प्लांट्स में। अब यहाँ देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस दिखाई गई है। तो पहला पॉइंट C3 प्लांट की हम पहले देखते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, द लीव्स डू नॉट हैव क्रेंच एनाटॉमी। लीव्स में क्रेंच एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होती है। तीसरा, RuBIS-CO इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। ये RuBIS-CO जो होती है ये पहली एक्सेप्टर CO2 की होती है। चौथा, PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसमें PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होती है। अब C4 प्लांट के अंतर्गत द लीव्स शोज क्रेंच एनाटॉमी इन लीव्स। ये लीव्स जो है क्रेंच एनाटॉमी लीव्स शो करती है। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। तीसरा है PEP इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। PEP जो होती है फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 की होती है। और इसमें फिर हम पांचवा पॉइंट देखेंगे ये C3 साइकिल की। पांचवा होता है प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ऑल क्लाइमेट्स। ये प्लांट्स सारे क्लाइमेट्स में को एडाप्ट करती है। जबकि चौथा पॉइंट इसमें OOA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये OOA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होती है। और पांचवा पॉइंट इसमें प्लांट्स आर एडाप्टेड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये केवल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है C4 की। अब C3 में मेसोफिल सेल्स परफॉर्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स में कंप्लीट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। जबकि C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स परफॉर्म ओनली इनिशियल फिक्सेशन। ये इनिशियल फिक्सेशन होती है। तो इस तरह हमने C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में कंपैरिजन देखा। अब हम आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट लाइट है। एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है अंटिल लाइट सैचुरेशन पॉइंट। हाँ, अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें पहला पॉइंट लाइट है। As light intensity increases, the rate of photosynthesis also increases until light saturation point। यानी लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है फोटोसिंथेसिस की रेट भी वैसे वैसे बढ़ती है तब तक जब तक कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। सेकंड पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कॉम्पेंसेशन पॉइंट। यानी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होती है कंपनसेशन पॉइंट तक। तीसरा पॉइंट टेम्परेचर है। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बट एट हायर टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम विच इफेक्ट द डार्क रिएक्शन। यानी ये इन्फ्लुएंस होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्टली, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी में इनहाबिट होती है ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम के द्वारा विच इफेक्ट द डार्क रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन को प्रभावित करती है। चौथा पॉइंट वाटर है। ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एज आफ्टर सैचुरेशन नो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी वाटर की अमाउंट में इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आफ्टर सैचुरेशन एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के दरमियान। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स स्टेट्स देखते हैं। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय द मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process of its quantity is change। यानी केमिकल प्रोसेस जब प्रभावित होती है एक
से अधिक फैक्टर के द्वारा ये रेट देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड, तो इसकी रेट डिटरमाइन करी जाती है उस फैक्टर के द्वारा जो नियरेस्ट इसकी मिनिमल वैल्यूज की होती है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स, ये फैक्टर वो होती है जो डायरेक्टली प्रभावित करती है इस प्रोसेस को। इफ द क्वांटिटी इज चार्ज, अगर क्वांटिटी चेंज कर दी जाती है तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।